हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। मैं हूं एमडी सर और आप देख रहे हैं संविधान का विकास। संविधान का विकास कैसे हुआ, आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने बताया है 1909 का अधिनियम। वो अधिनियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो कि इस अधिनियम से ज्यादा रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लेट नहीं करेंगे और इस पे हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे। दिस एक्ट इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ये जो एक्ट है, आज के डेट में बहुत सारे एग्जाम हो रही है, स्टेट और सेंट्रल, ये दोनों जो है कि बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। स्टेट भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और ये सेंट्रल भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो वो जो एग्जाम होता है, उस सारे एग्जामों में संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पे उस बात करने वाले, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, चलिए, लेट नहीं करना चाहिए। आइए, भारत सरकार अधिनियम 1909 का पढ़ने वाले हम लोग। आखिर ये अधिनियम है क्या? ये अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है और सॉल्व पेपर में हल कर रहा था, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है, बात करते हैं कि ये 1919 का अधिनियम आखिर क्यों आया। आप लोगों ने 1909 का अधिनियम पढ़ा, ठीक है, 1919 का अधिनियम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, उसमें 1909 में क्या था, मार्ले मिंटो। क्या था? मार्ले मिंटो। वो मार्ले मिंटो कौन थे? 1892 के अधिनियम के सुधारक थे। जब उन्होंने सुधार किया, सुधार करने के बाद उन्होंने अपना नाम दे दिया 1909 के अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार। समझ में आया? अब मार्ले मिंटो के सुधार पे अब इन्होंने भी अपना क्या कर दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इन्होंने भी मार्ले मिंटो का जो अधिनियम था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया और सुधार किया, तो इन्होंने अपना नाम दे दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आप समझ में आ गया ये बातें? ठीक है, ये एक्ट में पहला पॉइंट आता है। पहला पॉइंट क्या आता है? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। अच्छा, ये द्विसदनात्मक क्या होता है? ये आज के डेट में इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये चीजें पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा, ये चीजें जानते हैं ना, विधानसभा, तो वही चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है, जो द्विसदनात्मक है वही द्विसदनात्मक, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन। उच्च सदन को आज हम प्रेजेंट में क्या कहते हैं? राज्यसभा। और जो निम्न सदन है उसको आज हम प्रेजेंट में कहते हैं लोकसभा। आप लोगों को एक बात से मैं वंचित करा देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है कभी। आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या कह दिए सर जी, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, सही बोल रहा हूं। किसी से भी पूछिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है। चुनाव होता है संसद का। अब संसदों द्वारा जो चुने जाते हैं वो बनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अरे भाई, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। ना ना, प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है। होता है तो लोकसभा का चुनाव, जो संसद का चुनाव कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इसमें दो चीजें कर दिया गया, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अब उसके अगले पॉइंट में हम आते हैं। अगला पॉइंट इस नियम में क्या है, इस अधिनियम में क्या है? प्रांत में द्वैत शासन। अच्छा, द्विशासन क्या होता है? द्वैत शासन क्या होता है? अच्छा, यही है द्वैत शासन क्या? जो एक ही व्यक्ति पे दो दो लोग शासन करते हैं। हाँ हाँ, यही है द्वैत शासन। इसी को द्वैत शासन कहते हैं। एक ही व्यक्ति पे जब दो दो लोग शासन करें उसको द्वैत शासन कहते हैं। समझ में आया? अब
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि द्वैत शासन किसे कहते हैं। अब इसके अगले पॉइंट में आते हैं। जो द्वैत शासन है ये 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो द्वैत शासन है ये राज्यों पर भी लागू था और केंद्र में भी लागू था। तो लेकिन राज्यों से इसको समाप्त कर दिया गया। 1935 में राज्यों से समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1935 में केंद्र पर ही लागू रहा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका द्वैत शासन का बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आखिर द्वैत शासन आया कब, सबसे पहले आया कब? तो चलिए जानते हैं द्वैत शासन सबसे पहले आया कब। आपने लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना होगा। वही लॉर्ड क्लाइव जो बक्सरवा का युद्धवा लड़ा था। अब बक्सरवा नहीं, बक्सर, मजाक के तौर पे जो बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद जो जीता था, तो उसने क्या किया था? बंगाल में 1764 में द्वैत शासन लागू किया था। ये लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था। क्या था? गवर्नर। आपको समझ में आ गया होगा इसका बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम थोड़ी से आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है, यह है प्रांतीय विषय। आखिर प्रांतीय विषय क्या होता है? चलिए इस पे भी हम बात करते हैं। प्रांतीय विषय को दो भागों में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने भी बताया था ना कि द्वैत शासन किसे कहते हैं? द्वैत शासन जो दो लोगों का, एक ही व्यक्ति पे दो लोगों का शासन है, उसको द्वैत शासन कहते हैं। तो अब यहाँ पे भी जो प्रांत है वही समझिए, वो प्रांत एक तौर पे समझिए कि राज्य है, और एक राज्य पे दो दो लोगों का शासन है। तो राज्य को कैसे देखिए, एक विषय आरक्षित बनाया गया, एक हस्तांतरित विषय बनाया गया। क्या बनाया गया? हस्तांतरित विषय। और आरक्षित विषय में किन किन चीजों को रखा गया? अब देखिए किन किन चीजों को रखा गया। सबसे पहला आता है वित्त। आज के डेट में इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, जो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री। फिर न्याय, फिर उसके बाद आता है पुलिस, फिर उसके बाद आता है कुछ नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये इसके बाद राजस्व है। ये चीजें वित्त, न्याय, राजस्व और पुलिस, इन सब मामलों पर जो कानून बनाएगा, ये कौन कानून बनाएगा? गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद। समझना है? ये अगर ये चीजें राज्य में भी लागू होता है तब उस पे कौन कानून बनाएगा? ये कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल। अब इसके बाद जो आता है हस्तांतरित विषयों पे, इसमें क्या होता है कि स्थानीय, स्वशासनीय और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मामलों को इसके अंदर रखा गया। जब इसके अंदर रखा गया तो क्या होता है, इस पे भी कोई तो बनाएगा, इस पे भी तो कोई रूल बनाएगा, कोई कानून बनाएगा। तो वो कौन कानून बनाता है? आपका आता है गवर्नर जनरल, जो कि भारतीय मंत्री और भारतीय मंत्री भी, गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री। अच्छा, ये भारतीय मंत्री कैसे आ गए? मैंने आपको 1892 का अधिनियम जब पढ़ाया था तो उसमें ये चीजें मैंने बताया था कि गैर सरकारी और सरकारी क्या होता है। जो गैर सरकारी होते हैं वो भारतीय होते हैं, और सरकारी होते हैं जो कि इंग्लैंड के, ब्रिटेन के रहने वाले होते हैं, वो सरकारी होते हैं। तो भारतीय कौन थे? मंत्री, भारतीय मंत्री जो कि गैर सरकारी थे। ये लोग अब कानून बनाने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कानून किस पे बनाते थे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कानून बनाते थे। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आता है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। अच्छा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, अच्छा सर वही वाली बात है क्या जो 1909 वाला एक्ट में जो बताया था चुनाव वाला? हाँ, वही बात है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम 1909 में चुनाव के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया गया, और वो कौन सी जाति का था? मुसलमान था। सबसे पहले किसी को अगर वोट, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है तो वो एक मुसलमान को दिया गया। ठीक है, अब देखिए
कहा गया, ये चौथा तीसरा पॉइंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि 1909 में इसको स्टार्ट किया गया, एक मुसलमान के द्वारा, मुसलमान को खड़ा किया गया, हाँ भाई अब आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस टाइम भी एक रूल था कि जो मुसलमान उठेगा तो उसको केवल मुसलमान ही वोट देगा, ना कि दूसरा कोई व्यक्ति। ठीक है। अब और एक उस टाइम की भी बात बता देता हूं कि पहले महिलाओं को वोट नहीं दिया, वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट में वोट देने का अधिकार दिया गया। ये चीजें थोड़ी सी अंग्रेजों से बोले तो अंग्रेजों के द्वारा अच्छी होती गई, धीरे धीरे विकास होता गया भारतीयों का। अब देखिए 1919 में क्या किया गया। 1919 में ईसाइयों को, सिखों को, एंग्लो इंडियनों को ये मौका मिला कि लो भाई आप भी चुनाव लड़ो। लेकिन चुनाव 1909 का ही रूल के हिसाब से चलेगा, तो इनको ईसाई वाला जो उठेगा उसको ईसाई ही वोट देगा, सिख उठेगा तो सिख ही वोट देगा, एंग्लो इंडियन जनजाति वाले ही वोट देंगे। समझ में? बस ये चीजें आपको बताना था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ, महिलाओं को मताधिकार मिला। ठीक है। इसमें क्या हुआ, महिलाओं को मताधिकार मिला। मताधिकार, अब महिलाएं भी वोट देंगी, लेकिन उस टाइम महिलाएं वोट नहीं देती थी। 1909 की बात बता रहा हूं। अब 1919 की बात जब बता रहा हूं तो इसमें अधिकार मिल गया महिलाओं को। अच्छा चलो भाई आप भी वोट दे दो, महिलाओं को कहा जाता था चलो 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 आप भी वोट दे दो। लेकिन एक सीमित था, सीमित तौर पे ये केवल 10% ही महिलाएं वोट देती थी। वो 10% महिलाएं जो कि कर देने वाली थी, शिक्षा के हिसाब से दिया जाता था, कर के हिसाब से दिया जाता था, जो इन कैटेगरी के अंदर आता था वही महिलाएं वोट देती थी। समझ में? आप देखिए, अच्छा जानते होंगे एक आज के डेट में सबसे टफ एग्जाम के तौर पे हम जानते हैं यूपीएससी, जो कि भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है, जिसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। वो आयोग कब से प्रारंभ हुआ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा सर बता दीजिए कि कब से प्रारंभ हुआ। अगर मैं बोलूं 1924 से तो कहेंगे सर मैंने तो 1926 में सुना था। तो ठीक तो सुना था आपने, लेकिन 1924 वाली कहानी नहीं सुना था। तो अब 1924 की कहानी सुन लीजिए। 1924 में क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा का प्रावधान किया गया, एक लीग आई कि अरे भाई अब इसका भी चुनाव होना चाहिए, लोक सेवा का भी चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वही व्यक्ति एग्जाम में बैठेगा जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो जिला को चलाएगा। तो इसका प्रावधान है 1924 में। आपने सही सुना, इसका प्रावधान है, उल्लेख किया गया 1924 में। लेकिन 1926 में इसकी स्थापना हुई कि अब लोकसभा बोल रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग का चयनित होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, 1926 की बात है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे वाले पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है भारत परिषद सदस्यों की संख्या। अच्छा, भारत परिषद सदस्यों की संख्या 1892 की जब मैं बात बताता हूं, मैं इसलिए बार बार उस पर जोर दे रहा हूं, 1892 और 1909 के अधिनियम पे। ये अधिनियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक थोड़ी थोड़ी उससे रिलेटेड है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो 1892 की बात बता रहा हूं। 1892 में क्या हुआ था कि भारतीयों को भी इस एक्ट में, इस कानून के तौर पे शामिल किया गया कि आप भारतीय देश में काम करेंगे। तो वो भारतीय गैर सरकारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गैर सरकारी कहलाते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर 1909 में क्या हुआ, भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई? लगभग 16 से 60 कर दिया गया।
जब 16 से 60 कर दिया गया तो ब्रिटेन को पैसा देने में खर्चा पड़ता था, कुछ ज्यादा ही लगता था। ब्रिटेन के राजस्व से जाता था पैसा, तो बहुत ज्यादा उनको खर्चा लगने लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, चलो 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 इसको कम करो। बहुत चतुर थे ना, ये सब चालाक थे, तो ये लोग क्या किए, ये लोग ना इनकी संख्या कम कर दिए, भारतीयों की संख्या कम कर दिए। भारतीयों की जब संख्या कम कर दिए और तो और रूल क्या निकाल दिए। अब ब्रिटेन से पैसा आता था इन लोगों के लिए, लेकिन अब नहीं, अब भारतीयों का भारतीय राजस्व से ही पैसा दिया जाएगा। ये चीजें कर दिया इन्होंने। ऐसे नहीं कहते ब्रिटेन बहुत चालाक था, चालाकी की वजह से ही तो उन्होंने 200 साल तक शासन किया हमारे ऊपर। चालाक ही व्यक्ति, अगर चालाक हो आप तो सब कुछ कर सकते हो, अगर गधे हो, कुछ नहीं पता है, तो आपको कोई भी भुलवा सकता है। तो इसलिए बोलता हूं कि एजुकेशन इज टू मच इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज टू मच इम्पोर्टेंट। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दौर पे देखा जाए, आज के दौर में देखा जाए कि विदाउट एजुकेशन कुछ होने वाला नहीं है। हर जगह छोटा सा भी काम करने जाए, छोटी सी भी कंपनी में काम करने जाए, तो पहले पूछते हैं व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। मैं कुछ जानता ही नहीं हूं कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो क्या मैं बताऊंगा उसको। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा एजुकेटेड बनिए, क्योंकि आज के डेट में जो पढ़ा लिखा है उसी का पूजा होता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं उसका नहीं हो पाता है। तो पढ़िए लिखिए, ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना लिखना। चलिए वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ये क्या हुआ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका पैसा भारतीयों के राजस्व से मिलने लगा। अब इसके बाद आगे की बात बताते हैं। अगला पॉइंट कहता है केंद्रीय बजट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। केंद्रीय बजट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 1909 में क्या हुआ, मार्लेमेंटो वाले सुधार में। मार्लेमेंटो वाले सुधार में क्या हुआ कि एक बजट आता था जो कि केंद्र के लिए होता था, केंद्र के लिए बजट होता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य के लिए, दोनों के लिए बजट हो गया यहाँ पे, जिसका नाम दिया गया केंद्रीय बजट और राज्य बजट। ठीक है, ये चीजें हो गई इसमें। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे की बातें पढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है और वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या किया गया, 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि 1919 के अधिनियम की जांच करना था। इसलिए जांच करना था कि 1909, 1892 और उससे पहले जितने भी अधिनियम थे, सब में ज्यादा से ज्यादा करप्शन होते थे। इसलिए ब्रिटेन भी अब चालाक हो गई थी। अब कहती थी वो ये कहती थी कि अरे भाई हम भारतीय काम कर रहे हैं, अब तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यार। गड़बड़ ये है कि भारतीय काम करे, पैसा आ नहीं रहा है, और ब्रिटेन वाले भी काम करे, पैसा आ नहीं रहा है ब्रिटेन के खजाने में। अब क्या किया जाए, इसके लिए एक जांच बैठा था। तो उसने जांच बैठाया, ठीक है, हर 10 साल बाद इसकी जांच होगी। मार्लेमेंटो का और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का क्या होगा, जांच होगा। इसलिए इन्होंने कानून बनाया 10 साल बाद, लेकिन ये कानून चला नहीं। ये कानून आपका पूरा होता है 1929 में, लेकिन हुआ क्या, साइमन कमीशन जो कि 1928 में ही आ जाता है, 27 में ही आ जाता है, 27 और 28 दोनों ही देखिए, याद करिएगा उसको, उसमें ही आ जाता है। इसको कोई मानता ही नहीं, खत्म कर देते हैं लोग। तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करेगा, तो और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। क्या करूंगा, इम्प्रूव। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।